हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे उपसह संयोजक यौगिक और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था उपसह संयोजन संख्या। वो हम पढ़ चुके हैं लेकिन उसे थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है उपसह संयोजन संख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक उपसह संयोजक यौगिक का सूत्र आपके सामने लिख रहा हूं और इसमें केंद्रीय धातु परमाणु Fe के साथ देखिए 6 CN जुड़े हुए हैं। तो 6 CN यानी 6 साइनो समूह जुड़े हुए हैं। ये 6 साइनो जुड़ करके इसके साथ 6 उपसह संयोजक बंध बनाएंगे, जिसे हम केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या बोलेंगे या उपसह संयोजन संख्या बोलेंगे। तो संकुल यौगिकों में जब केंद्रीय धातु परमाणु और लिगंडों के साथ जुड़ता है तो लिगंड जितने उपसह संयोजक बंध बनाते हैं उन बंधों की संख्या को केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या कहा जाता है। तो यहाँ ये बाहर वाला अगर भाग हमें नहीं देखना है, अगर यहाँ दूसरा भाग बाहर वाला पश्च भाग दिया हो तो वो भी हमें नहीं देखना है। हमें तो केवल और केवल बता चुका हूं कि इस समन्वय मंडल के अंदर अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके साथ यहाँ कितने लिगंड जुड़े हुए हैं वो देखना है। तो यहाँ Fe केंद्रीय धातु परमाणु है, उसके साथ 6 साइनो समूह जुड़े हुए, तो 6 उपसह संयोजक बन रहे हैं। तो इस Fe की समन्वय संख्या का मान 6 है। ये तो एक तंतुक लिगंड था। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको ये बता रहा हूं, आप इसमें देखना जैसे समन्वय संख्या का मान कितना होगा। जैसे आवेश करने के लिए मैं 3 लगा देता हूं, ये तो आपको दिया हुआ मिलेगा, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। एग्जाम में जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो इस प्रकार का आयन अथवा यौगिक आपको दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि दिए हुए यहाँ कोई धातु दे देगा, उसकी समन्वय संख्या का मान लिखिए, तो आपको लिखना होता है। तो यहाँ ये तो आपको दिया हुआ है। अब देखना एथिलीन डाई एमीन है EN, जानते हो आप ये द्वितंतुक लिगंड होता है। एथिलीन डाई एमीन एक द्वितंतुक लिगंड है, अर्थात इसमें 2 दाता परमाणु होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। तो जितने वो लिगंड है यानी द्वितंतुक है, त्रिदंतुक है, चतुर्दंतुक है, तो आपको यहां दी गई पैरों में संख्या उससे मल्टीप्लाई करना होगा, फिर बताना होगा। जैसे द्विदंतुक है तो 2 तिया 6, तो फिर क्रोमियम की समन्वय संख्या का मान 6 आ जाएगा। यहाँ इस आवेश से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आयन दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पश्च आयन दिया तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक इसी प्रकार जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूं Fe, इसके साथ ऑक्जेलेटो और इसे थ्राइस कर देता हूं ऑक्जेलेटो को और उपसह संयोजक का निशान लगा देता हूं और -3 कर देता हूं। तो अब Fe के साथ ऑक्जेलेटो भी द्वितंतुक लिगंड है, तो 2 तिया 6, तो Fe की समन्वय संख्या का मान 6 हो जाएगा। तो आप जान रहे होंगे कि उपसह संयोजक यौगिकों में जब केंद्रीय धातु परमाणु और लिगंडों के साथ उपसह संयोजक बंध बनाकर जुड़ता है तो लिगंड जितने उपसह संयोजक बंध बनाता है उन बंधों की संख्या को और उस धातु परमाणु की समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या कहा जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है हेट्रोलेप्टिक संकुल और होमोलेप्टिक संकुल। हेट्रोलेप्टिक संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के लिगंड जुड़े होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल प्लेटिनम धातु के साथ NH3 यानी एमीन की संख्या तो मैं कर लेता हूं 2, और मान लीजिए Cl क्लोरो की संख्या कर लेता हूं 4 और समन्वय मंडल का निशान लगा देता हूं, तो बन गया उपसह संयोजक यौगिक। तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु तो प्लेटिनम, उसके साथ एमीन है जो लिगंड के रूप में वो है 2 और क्लोरो है वो लिगंड के रूप में है 4, तो 4 और 2 6, इसकी समन्वय संख्या तो 6 हो गई। लेकिन हमें तो यहाँ ये देखना है कि ये हेट्रोलेप्टिक है या होमोलेप्टिक है। तो फिर देखिए केंद्रीय धातु परमाणु के साथ यहाँ बताइए भिन्न भिन्न प्रकार के लिगंड नहीं जुड़े हैं क्या। जब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के लिगंड जुड़े हुए हों तो
उन्हें हेट्रोलैप्टिक संकुल कहा जाता है। और इसी में होमोलैप्टिक इसमें आ जाएगा जब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हों तो उन्हें हम होमोलैप्टिक संकुल बोलते हैं। होमो का शाब्दिक अर्थ होता है एक ही प्रकार के और हेट्रो का शाब्दिक अर्थ होता है अलग अलग प्रकार के। इन यौगिकों के संदर्भ में और होमो का अर्थ तो आप हमेशा लोगे एक ही प्रकार के और हेट्रोलैप्टिक का इनके संदर्भ में आप अर्थ लोगे अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के। तो ये विषम आपके संकुल है उनका उदाहरण है, अर्थात अपने लैंग्वेज के हिसाब से बोलूं हेट्रोलैप्टिक संकुल का ये उदाहरण है। जैसे एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, जैसे क्रोमियम एथिलीन डाई एमीन मान लीजिए 3 है और 2 कर देता हूं एथिलीन डाई एमीन और यहां 2 Br कर देता हूं और इस प्रकार यू निशान लगा करके चलो मान लीजिए इसको +2 कर देता हूं। तो ये आपको यौगिक एक संकुल आयन दिया हुआ है और आपसे पूछे कि बताइए हेट्रोलैप्टिक है या होमोलैप्टिक है, तो हमें दिख रहा है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एथिलीन डाईएमीन भी लगा है तो ब्रोमो भी 2 लगे हुए तो अलग अलग प्रकार के लिगेंड हैं। डेफिनेटली ये होमोलैप्टिक का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार हेट्रोलैप्टिक का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार होमोलैप्टिक में एक ही प्रकार के जैसे ये कोबाल्ट है और कोबाल्ट के साथ मान लीजिए आपके NH3 है वो 6 लगे हुए हैं, 6 NH3 लगे हुए हैं इस प्रकार से। तो अब देखिए केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल और केवल एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े तो ये होमोलैप्टिक का एग्जाम्पल है। होमोलैप्टिक का एग्जाम्पल आप इसे बोलोगे। इसी प्रकार जैसे ये बताना आप जैसे FeOX की होल थराइस ऑक्जेलेटो, OX क्या होता है ऑक्जेलेटो और उस पर -3 आवेश कर देता हूं। और अब देखिए पहचानना आसान है कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हैं यानी 3 ऑक्जेलेटो जुड़े हुए हैं तो एक ही प्रकार की हो गए तो फिर याद रखना ये होमोलैप्टिक का एग्जाम्पल है। इस प्रकार से होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक में आप जब डिफाइन करो तो आपको बोलना है कि वे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड जब जुड़े हुए हों तो उन्हें हम बोलेंगे हेट्रोलैप्टिक संकुल। और वे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ और जब एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हों तो उन्हें हम बोलेंगे होमोलैप्टिक संकुल। इस प्रकार से ये छोटा सा टॉपिक और पूरा हुआ। अगला टॉपिक है समनव्य मंडल और आयनिक मंडल। देखिए फिर समनव्य मंडल क्या होता है कि उपसह संयोजक यौगिकों में और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए लिगेंड जिस वर्गाकार कोष्ठक में लिखे जाते हैं उस वर्गाकार कोष्ठक को ही समनव्य मंडल कहा जाता है। उपसह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए लिगेंडों को जिस वर्गाकार कोष्ठक में लिखा जाता है यानी केंद्रीय धातु परमाणु और जो लिगेंड है उनको जिस वर्गाकार कोष्ठक में हम लिखते हैं उस वर्गाकार कोष्ठक को ही समनव्य मंडल कहा जाता है यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं अंग्रेजी में से। और आयनिक मंडल साथ में क्यों लिखा है क्योंकि दोनों आपस में संबंधित हैं। ये जो अगर भाग हो गया समनव्य मंडल से यहां पहले वाला या अगर पहले वाला ना दिया हो तो पश्च वाला बाद वाला दिया होता है, समनव्य मंडल के बाहर दिया होता है। इस भाग को चाहे तो आगे की तरफ यहां आ जाए या फिर पीछे की तरफ वहां आ जाए उसे हम आयनिक मंडल बोलते हैं। तो फिर आयनिक मंडल को आप परिभाषित कैसे करोगे कि उपसह संयोजक यौगिकों में समनव्य मंडल के आगे अथवा पश्च भाग को समनव्य मंडल के अग्र अथवा पश्च भाग को जो कि आयन के रूप में विभाजित हो जाता है यानी ये अग्र भाग और ये पश्च भाग जब आप इसको विलायक में डालोगे तो वो आयन के रूप में विभाजित हो जाएगा। तो उपसह संयोजक यौगिकों में समनव्य मंडल के अग्र भाग अथवा पश्च भाग जो कि आयनिक प्रवृत्ति का होता है तो उसे आयनिक मंडल कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आप यूं बोल सकते हो
कि उपसह संयोजक यौगिकों का वह भाग जो समन्वय मंडल के दाईं अथवा बाईं तरफ स्थित होता है और किसी विलायक में डालने पर आयनों के रूप में विभाजित हो जाता है, तो उसे हम आयनिक मंडल कहते हैं। तो याद रखना, आयनिक मंडल हमेशा आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, अर्थात धनावेश और ऋणावेश के रूप में विभाजित हो जाता है आयनिक मंडल, जबकि समन्वय मंडल हमेशा अनआयनित होता है। समन्वय मंडल, ये खास अंतर आप याद रखना, समन्वय मंडल है वो अनआयनिक प्रकृति का होता है। मैं यूं बोलता हूं, समन्वय मंडल तो अनआयनिक प्रकृति का होता है, जबकि आयनिक मंडल समन्वय मंडल के आगे वाला भाग या पीछे वाला भाग वो हमेशा आयनिक प्रकृति का होता है। तो यहां चाहे तो पश भाग हो या फिर आपके अगर भाग हो, ये वाला हमेशा आयनिक प्रकृति का होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो याद रखना, समन्वय मंडल क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे आप, कि संकुल यौगिकों में और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए लिगंड को जिस वर्गाकार कोष्ठक में लिखा जाता है, उस वर्गाकार कोष्ठक को इस समन्वय मंडल कहा जाता है। और इसके साथ आयनिक मंडल को इसके साथ ही परिभाषित करते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिकों में समन्वय मंडल के आगे या पश्च वाला वह भाग जो कि विलायक में डालने पर आयनों में विभाजित हो जाता है, आयनिक मंडल कहलाता है। आयनिक मंडल हमेशा आयनिक प्रकृति का होता है, जबकि समन्वय मंडल हमेशा अनआयनिक प्रकृति का होता है। अनआयनिक प्रकृति का क्यों होता है, सुन लीजिए पहले, कि ये वाला भाग जहां ये निशान लगा है समन्वय मंडल का, तो इसका अर्थ ये हो गया कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ ये लिगंड हमेशा जुड़ेंगे उपसहसंयोजक बंध से, और उपसहसंयोजक बंध अन्य बंधों की तुलना में मजबूत होता है। तो जब इस भाग को हम जल में डालेंगे, यानी इस पूरे यौगिक को जल में डालेंगे, तो इतने वाला भाग है वो उपसहसंयोजक बंधों से जुड़ा हुआ है, तो फिर उपसहसंयोजक बंध उस विलायक में आसानी से नहीं टूटेंगे तो ये भाग आयन नहीं बना पाएगा, तो अनआयनिक प्रकृति का हो जाएगा। जबकि ये जो आयनिक मंडल है, अर्थात आगे वाला भाग और या फिर पीछे वाला भाग, जब आप इसे पूरे यौगिक को विलायक में डालोगे, तो ये आगे वाला भाग अगर किसी में है तो वो जल में यानी विलायक में आयनों के रूप में विभाजित हो जाएगा, तो आयनिक प्रकृति का होगा। अगर आयन ना दिया हो तो हो सकता है पश्च आयन दिया हो, पश्च आयन दिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जब उसे विलायक में डालोगे तो वो भी विलायक में विभाजित होकर के और आयन बना लेगा, तो हम उसे बोलेंगे आयनिक प्रकृति का। तो आयनिक मंडल तो आयनिक प्रकृति का होता है, अर्थात आयन बनाता है, और समन्वय मंडल अनआयनिक होता है, अर्थात धनावेश और ऋणावेश के रूप में विभाजित नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी है। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, एग्जाम्पल आप बना सकते हो। जब हम नामकरण की पद्धति पढ़ेंगे तो वहां आपको एग्जाम्पल बनाने आ जाएंगे। जैसे कोबाल्ट के साथ ये मैंने लिख दिया, तो मैं इसे बोलूंगा हेक्साएमीन कोबाल्ट, हेक्साएमीन, इसे बोलूंगा हेक्साएमीन कोबाल्ट, और ऑक्सीकरण अवस्था शून्य आ जाएगी। यह ऑक्सीकरण अवस्था भी अभी जस्ट अगले टॉपिक में हम निकालना सीखेंगे, हेक्साएमीन कोबाल्ट। तो ये याद रखना, जो मैंने कोष्ठक में ब्रैकेट में ये सारा कुछ लिखा है, तो ये सारे वाला भाग कहलाएगा समन्वय मंडल, ठीक है ना, आपको याद रखना है। और कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें अगर आयन दिए होते हैं और कुछ में पश्च आयन दिए होते हैं। जैसे अगर वाला ये लिखा, जैसे पश्च वाला एक एग्जाम्पल हम और लिख लेते हैं। जैसे कॉपर की बात करूं, और कॉपर के साथ NH3 2 जुड़े हुए हैं, इसी प्रकार H2O भी मैं 2 जोड़ देता हूं और आपके निशान लगा देता हूं, और यहां बाहर की तरफ SO4 कर देता हूं। इसके ऊपर हम यहां आवेश नहीं लगाते हैं, हालांकि SO4 पर -2 आवेश होता है, लेकिन इन यौगिकों में कभी आवेश साथ में लिखा नहीं जाता है। CuNH3 की ट्वाइस, H2 की ट्वाइस, और संकुल का निशान यानी समन्वय मंडल का निशान, और बाहर की तरफ SO4। तो अब उसमें पश्च आयन लगा हुआ है, तो फिर ये वाला जो यहां से लेकर के यहां तक मैंने कोष्ठक में जो कुछ लिखा है वो तो हो गया समन्वय मंडल, और कोष्ठक के बाहर पश्च भाग है वो हो गया आयनिक मंडल। आयनिक मंडल पूरे यौगिक को जल में डालोगे, विलायक में डालोगे, तो आयनिक मंडल तो आयनों में विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये वाला हिस्सा आयनों में विभाजित नहीं होगा, तो ये अनआयनिक प्रकृति का होता है।
और जो पश्च भाग है वो आयनिक प्रकृति का होता है। तो समनव्य मंडल और आयनिक मंडल को थोड़ा सा आप याद रखना। अगले वीडियो में हम बाकी कुछ पढ़ेंगे।